हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कर्नल करण की कॉमिक्स सूरज की भेंट। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कर्नल कर्ण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर कसाई देश भेजा गया था। कसाई में नाकासाली नामक बागियों का एक संगठन था जो अपने देश में लोकतंत्र लाना चाहता था। उस संगठन का एक खजाने की तलाश थी जिसका राज एक एक कविता की 9 पंक्तियां में छुपा हुआ था। कर्ण को गुप्त रूप से कसाई में प्रविष्ट होना था। ओके असलम, मैं चलता हूँ। मुझे समुद्र की तरफ से 100 फुट ऊंची चट्टानें दैट रॉक पर चढ़कर कसाई में प्रविष्ट होना है। जाइए सर, मगर सावधान रहिए। 1 मील तक समुद्र में तैरकर वह उस चट्टान तक पहुंच गया। इस पर चढ़ना मुश्किल अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। और उसने चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। सख्त मेहनत के बाद वह ऊपर पहुंचा तो वहां एक शत्रु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। शत्रु ने उसे पहाड़ी से गिराकर मार डालना चाहा, लेकिन इस कोशिश में वो स्वयं ही मारा गया। कसाई में प्रविष्ट होने के बाद कर्ण की भेंट एक सुंदर औरत से हुई जिसका नाम सामी था। वो नाकासाली संगठन की चीफ थी। वो कर्ण को एक गुफा में ले गई और बताया, इजराइल जासूस वह हमारी मौजूद सरकार के जासूस उस खजाने की तलाश में इजरायली जासूस ने हमारी एक साथी को पकड़ लिया है जिसे उस कविता की एक पंक्ति मालूम है। हम उसे इजराइल जासूसों से छुड़ाने चलेंगे। तभी फौजी गश्ती के एक खोजी कुत्ते ने उनकी गंध पा ली और गुफा में घुस गया, मगर कर्ण ने कुत्ते को घायल करके भगा दिया। कुत्ता और फौजी दल गुफा में भूत होने के डर से भाग गए। फिर कर्ण और सामी इजरायली जासूस से नाकासाली की मेंबर एनी को छुड़ाने चल दिए। तुमने उनका अड्डा देखा है ना? हाँ। एनी को कर्ण ने इजरायली जासूस से छुड़वा लिया। फिर उसे साथ लेकर वो जोरो गांव में एक किसान के घर आ गया। एनी ने उन्हें खजाने वाली कविता की एक पंक्ति भी बता दी। वह पंक्ति इस प्रकार है, चांद की रोशनी में सूरज है। इधर एक इजरायली जासूस गार्गी अपने ट्रांसमीटर पर उन लोगों की बातें सुन रहा था। वह झोपड़ी से कुछ दूर एक चट्टान पर बैठा था, चांदी की रोशनी में। उधर सामी ने कर्ण को बताया, हमारे पास अब उस कविता की 5 पंक्तियां हैं जिसमें खजाने का राज छुपा है। 2 पंक्तियां हमारी एक साथी शेफाली को मालूम है और 3 मुझे। हम आज ही शेफाली से मिलने सारंग टापू चल रहे हैं। ठीक है। फिर एनी को वहां छोड़कर वह दोनों घोड़े पर बैठकर फीना नदी के ओर चल दिए, जहां से किश्ती लेकर उन्हें सारंग टापू जाना था। अब मुझे कविता की वह पंक्तियां तो बता दो जो तुम्हें मालूम है। सामी ने कविता के 3 पंक्तियां बता दी। चांद की रोशनी में सूरज है, बीच में उसके 7वां दिन है, यानी जिसका खुदा हाफिज है। बड़ी विचित्र कविता है। उधर इजरायली जासूस के चीफ कैप्टन सीजर ने गार्गी को आदेश दिया था कि वो एनी और किसान नेल्सन के परिवार को समाप्त कर दे। फिर सामी और कर्ण का पीछा करे आदेश पाकर। पहले मैं एनी और नेल्सन को जहन्नुम रसीद करता हूँ। फिर गार्गी ने अपनी जेब से एक विचित्र सा पिस्तौल और 6 इंच लंबा रॉकेट जैसा दिखने वाला एक कारतूस निकाला। यह हम इजरायलियों का नया आविष्कार है। यह छोटा सा रॉकेट पूरी फौज के लिए काफ़ी है। यह सब आप मनोज चित्रकथा शेरों का खजाना में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़िए। गार्गी ने वह रॉकेट नुमा कारतूस पिस्तौल के नाल में रखा और फिर पिस्तौल का रुख नेल्सन की झोपड़ी की ओर करके फायर कर दिया। ढाएं बड़ाम! रॉकेट झोपड़ी की छत पर जाकर गिरा। कुछ क्षण बाद रॉकेट फटा और नेल्सन की झोपड़ी, उसके परिवार और एनी सहित राख का ढेर बन गई। गांव वाले हैरान थे। ऐसा लगता है जैसे बम फटा हो। बेचारा नेल्सन और उसका परिवार सब जलकर मर गए। उधर गार्गी अपना काम पूरा करने के बाद जीप में बैठा फीना नदी की तरफ जा रहा था। वह दोनों घोड़े से गए हैं। मैं जीप से उनके पहुंचने से पहले ही फीना नदी पर पहुंच जाऊंगा।
कर्ण और सामी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्या कहते हैं आप? क्या कविता की इन पंक्तियों का कोई अर्थ निकलता है? हाँ, कोई ना कोई अर्थ तो निकलता ही होगा, लेकिन देखने में कविता बिल्कुल अर्थहीन लगती है। जरा यह पंक्ति देखो, चांद की रोशनी में सूरज है। यह बिल्कुल उल्टी बात है। सूरज रोशनी में चांद कहाँ जाए जाए तो बात ठीक है, क्योंकि चांद को सूरज रोशनी देता है, चांद सूरज को नहीं। और दूसरी पंक्ति बीच में उसके 7वां दिन है। सवाल यह है कि जिस चीज़ के बीच में 7वां दिन है और उसमें जिस चीज़ की और इशारा किया गया है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह तो सब जानते हैं। हो सकता है सप्ताह के अंतिम दिन का जिक्र किया गया हो। आमतौर पर शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन माना जाता है, लेकिन शनि एक ग्रह का नाम है। अगर हम इस ढंग से सोचें तो 2 पंक्तियों में 3 ग्रह का जिक्र आ गया है, सूरज, चंद्र और शनि। सामी ने कुछ सोचते हुए कहा, और उसके बाद कहा गया है, यानी जिसका खुदा हाफिज प्रहरी है। हाँ, यह विचित्र बात है। खुदा तो हर एक चीज़ का खुदा हाफिज या प्रहरी है। उसी समय दूर कहीं धमाका हुआ। बड़ा यह धमाका कैसा? ऐसा लगता है कहीं बम फटा हो। सामी ने चिंतित स्वर में कहा। आवाज़ गांव की तरफ से आई है। कहीं इजरायली जासूस ने नेल्सन की झोपड़ी पर आक्रमण ना किया हो सकता है, लेकिन हम अब वापस तो जा नहीं सकते। अब तो सुबह ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। उसके बाद वो दोनों खामोशी से यात्रा करते रहे। 2 घंटे बाद फीना नदी के तट पर पहुंच गए। यह साका की कॉटेज है। साका कौन है? घोड़े बाहर बांधकर वह मकान के दरवाजे पर पहुंचे। साका बागियों का हमदर्द है। वह किश्तियां उसी की है। वह इन्हें किराए पर चलाता है। सारंग तक हमें वही पहुंचाएगा, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। साका कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। मेरे पास यहाँ की चाबी है। भीतर आकर वह ड्राइंग रूम में बैठ गए। कॉफ़ी पियोगे? बना लो, थक भी गए हैं। सामी किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। कर्ण सोफे पर पांव फैलाए लेट गया। तभी अचानक बाहर घोड़े जोर से हिनहिनाए। उनकी हिनहिनाहट सुनकर कर्ण की छठी इंद्रियां जाग उठी। उसे खतरे का आभास हुआ। हिन घोड़े क्यों हिनहिना रहे हैं? अगले ही क्षण वो उठा और कॉटेज का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। कोई भी नज़र नहीं आ रहा। बाहर जाकर देखता हूँ। जैसे ही वो बाहर आकर घोड़े की तरफ बढ़ा, हैंड्स अप। लेकिन कर्ण पूरी तरह सावधान था। हाथ उठाते उठाते वह फुर्ती से घूमा, और शायद साय को कर्ण से इतनी फुर्ती की आशा नहीं थी। अतः वह एक क्षण के लिए यह ठिठका। उसी क्षण कर्ण ने उसको झाँप लिया। दोनों नीचे गिरकर गुत्थम गुत्था होने लगे। हमलावर भी कमज़ोर नहीं था। मौका लगते ही उसने भी वार किया और फिर उछलकर खड़ा हो गया। अगले पल उसने कर्ण के सिर पर ठोकर मारनी चाही, मगर कर्ण ने उसकी टांग पकड़ ली। झटका लगाने से साया फिर नीचे गिरा पड़ा और कर्ण उसकी छाती पर सवार हो गया। अगले पल उसकी खड़ी हथेली साय के गर्दन पर पड़ी। कड़ाक! उफ! यह कराटे का एक खतरनाक वार था। इस एक ही वार में हमलावर की गर्दन की हड्डी टूट गई और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद कर्ण ने कॉटेज के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। वह देखना चाहता था कि हमलावर का कोई और साथी तो नहीं है। और कोई नहीं है, शायद वह अकेला ही था। वापस आकर उसने मृत हमलावर को कंधे पर उठाया और कॉटेज के भीतर ले आया। अरे, यह कौन है? पता नहीं, तुम पहचानो? कर्ण ने लाश फर्श पर डाल दी। वह वास्तव में गार्गी था। सूरत से तो यह इजरायली लगता है। आप इसे कहाँ से उठाकर लाए हैं? कर्ण ने उसे पूरी घटना सुना दी। इसका अर्थ है इजरायली जासूस हमारी निगरानी कर रहे हैं। उसकी तलाशी लेकर देखिए। तलाशी में उसकी जेब से धातु का एक बक्सा, एक पिस्तौल और 2 रॉकेटनुमा कारतूस निकले। यह सब क्या है? कर्ण ने धातु का बक्सा खोलकर देखा। यह तो ट्रांसमीटर है। इसमें यह मक्खी तो तुम देख रही हो, यह माइक्रोफोन है। इसे चुंबकीय लहरों से उड़ाकर कहीं भी भेजा जा सकता है और वहाँ की बातचीत सुनी जा सकती है। और यह पिस्तौल तथा रॉकेट कैसा है? यह इजरायलियों का नया आविष्कार है। मैंने इस हथियार के बारे में पढ़ा है। यह मिनी रॉकेट बहुत ही खतरनाक बम है। तो क्या यह व्यक्ति इन बमों को हम पर इस्तेमाल करना चाहता था?
कर्ण कोई उत्तर देने वाला ही था कि कॉटेज के दरवाजे पर आहट हुई। खटखट। ओह, कोई आ रहा है, होशियार। कर्ण अपना पिस्तौल निकालकर दरवाजे का निशाना ले लिया। तभी दरवाजा खुला और एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। साका, अरे सामी, तुम यहाँ हो? कर्ण समझ गया कि वह दोस्त है। उसने पिस्तौल जेब में रख ली। तभी साका आगे बढ़ते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? यह लाश किसकी है? यह इजरायली जासूस है, हमें मारने आया था। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं जोरो गांव से आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है सामी। नेल्सन और उसका परिवार खत्म हो गया। ओह नो। हाँ सामी, नेल्सन की झोपड़ी कोई बम से उड़ा दिया गया है। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले ही तो हम नेल्सन को अच्छा भला छोड़कर आए हैं। एनी भी उसके मकान पर थी। फिर तो एनी भी मारी गई। गांव वाले कहते हैं नेल्सन की झोपड़ी से कोई भी जीवित नहीं निकला। यह तो बहुत बुरा हुआ। इसका अर्थ है दुश्मन हमसे ज़्यादा चालाक है। वह नेल्सन की झोपड़ी की निगरानी कर रहा था। कर्ण अब तक खामोश था, लेकिन वह पहली बार बोला, सामी, मुझे तो लगता है इसी आदमी ने नेल्सन के मकान को तबाह किया है और हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आया है। इसने नेल्सन की झोपड़ी पर ही रॉकेट मारे होंगे। यह साहब कौन है? यह कर्नल करण है। भारत से हमारी सहायता के लिए आए हैं। तो कर्नल साहब का अनुमान ठीक लगता है। यह व्यक्ति आप लोगों का पीछा करता हुआ ही यहाँ आया होगा। सामी ने चिंतित स्वर में कहा, तो अब क्या किया जाए? अगर शत्रु हम पर नज़र रखे हुए है तो हमारा शेफाली के पास जाना खतरनाक है। नहीं सामी, मेरा विचार है कि फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं। यह व्यक्ति अकेला ही हमारी निगरानी कर रहा था, मर चुका है और यह बात अभी इसके साथी नहीं जानते, इसलिए वह अपनी जगह संतुष्ट होंगे। तो क्या हम चलें? हाँ, लेकिन हम इस लाश का क्या करेंगे? इसे मैं संभालूंगा। आप लोग एक बोट लेकर तुरंत रवाना हो जाइए। कुछ देर बाद कर्ण और सामी बोट में बैठे सारंग टापू की ओर जा रहे थे। सारंग कब तक पहुंच जाएंगे? 3-4 घंटे लगेंगे। कर्ण, अब तक हम 3-4 घंटे लगेंगे। जब उनकी बोट ने सारंग टापू का तट छुआ तो सुबह हो चुकी थी। क्या हम सीधे शेफाली के मकान पर चलेंगे? नहीं, पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। तट पर उतरकर उन्होंने टैक्सी ली और बेमकसद सड़कों पर घूमते रहे। लगभग 1 घंटे तक सड़कों पर और बाजारों में घूमने के बाद जब कर्ण को संतोष हो गया कि उनका पीछा नहीं किया जा रहा है, तो उसने सामी से कहा, अब हम अपनी मंजिल पर चल सकते हैं। ओके। कुछ देर बाद वो शेफाली के मकान के दरवाजे पर खड़े थे। खटखट। दरवाज़ा शेफाली ने ही खोला। हाय सामी डियर। हेलो शेफाली, यह कर्नल करण है। इंडिया से हमारी सहायता करने के लिए आए हैं। शेफाली ने कर्ण की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, हेलो कर्नल, आप काफ़ी हैंडसम हैं। थैंक्स, लेकिन मैं समझता हूँ मिस्टर मिलर मुझसे अधिक हैंडसम थे। शेफाली के चेहरे पर उलझन के चिन्ह उभर आए। आप मिलर को कैसे जानते हैं? सामी ने उनके बारे में बताया था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? शेफाली ने दरवाजे के सामने से हटते हुए कहा, पहले आप लोग भीतर तो आइए। अंदर ड्राइंग रूम में बैठने के बाद, मिलर कहाँ है शेफाली? वह तो यहाँ नहीं है। 2 दिन पहले वह कसाई गया था। लेकिन तुम लोग मिलर्स में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? सामी गंभीर स्वर में बोली। शेफाली, तुम जानती थी कि भारत सरकार किसी को हमारी सहायता के लिए भेज रहे हैं, और तुम यह भी जानती थी कि वह किस पॉइंट से कसाई में प्रविष्ट होगा। हाँ, लेकिन हमारा विचार था कि विशेषज्ञों की पूरी टीम आएगी। क्या यह बात तुमने मिलर को बता दी थी? हाँ, मिलर हमारा साथी है, फिर वह मेरा दोस्त भी तो है। सामी ने शुष्क स्वर में कहा, और अगर मैं कहूँ कि मिलर गद्दार था तो क्या मतलब? मतलब यह है कि जब कर्नल करण कसाई में प्रविष्ट हो रहे थे तो एक व्यक्ति उनकी हत्या करने के लिए वहाँ मौजूद था, और उस व्यक्ति का हुलिया मिलर से मिलता था। यह नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पास मिलर की कोई तस्वीर है? तो वह तस्वीर लाकर कर्नल को दिखाओ। हाँ, तस्वीर तो है। शेफाली ने तस्वीर लाकर कर्ण को दे दी। तस्वीर देखते ही कर्ण ने कहा, वह यही आदमी था। 100% श्योर। आर यू श्योर कर्नल? 100% श्योर। इसका मतलब है कि मिलर धोखेबाज था।
मैं अब उससे कोई संबंध नहीं रखूंगी। संबंध तो वैसे ही समाप्त हो चुके हैं। शेफाली मिलर कर्नल के हाथों मारा जा चुका है, यानी उसे तुम्हारी गद्दारी की सज़ा मिल गई है। क्या तुम्हें उसकी मौत का अफसोस है? बिल्कुल नहीं, मुझे एक गद्दार से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। गुड गुड गर्ल, जाओ अब हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। नाश्ते के दौरान सामी ने शेफाली को अब तक की सारी घटना सुना दी। फिर अंत में कहा, हमें उस कविता की 3 पंक्तियाँ मालूम हो चुकी है और 2 पंक्तियाँ तुम्हें मालूम है। हाँ, लेकिन वह दोनों पंक्तियाँ बिल्कुल अर्थहीन लगती है। पहली पंक्ति है, उसकी वादी खुदा की वादी है। दूसरी पंक्ति है, सूरज में फूल खिलता है। तो अब कविता इस प्रकार हो गई, बीच में उसके 7वां दिन है, चांद की रोशनी में सूरज है और सूरज में फूल खिलता है, यानी जिसका खुदा हाफिज है, जिसकी वादी खुदा की वादी है। कुछ समझ में आया कर्नल? और सूरज में फूल खिलता है, सूरज में खिलने वाले फूल को सनफ्लावर यानी सूरजमुखी कहा जाता है। और इसका क्या अर्थ है? उसकी वादी खुदा की वादी है। वादी यानी घाटी या वैली। यहाँ पर एक जगह वैली ऑफ गॉड के नाम से मशहूर है। करण ने चौंकते हुए कहा, वैली ऑफ गॉड यानी खुदा की वादी। उस वादी में क्या है? वहाँ एक बहुत पुराना चर्च और खानगाह है जिसमें ईसाई साहिब रहते हैं। कहीं कविता की पंक्ति में उसी चर्च की ओर इशारा तो नहीं किया गया है? नहीं, वहाँ खजाना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वह हमेशा से साहिब रहते चले आ रहे हैं। बहुत पुरानी इमारत है, उसमें तहखाना भी है। वहाँ के साहिब तहखाना के एक एक हिस्से से परिचित हैं। अगर खजाना होता तो अब तक साहिब को मिल चुका होता। कर्ण ने कुछ सोचते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि साहिब ने खजाना ढूंढने की कोशिश ही ना की हो। बदहाल हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, थोड़ी थकान उतर जाए फिर इस बारे में सोचेंगे। तो आइए, मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखा देती हूँ, चलो। थोड़ी देर बाद कर्ण कमरे में बिस्तर पर लेटा विचारों में खोया हुआ था। चांद की रोशनी में सूरज है, किसी विचित्र बात है। वह 3-4 घंटे लगातार सोचता रहा। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। क्यों, सो गए कर्नल? जी नहीं, आओ बैठो। कर्ण उठकर बैठ गया। सामी तो बिस्तर के कोने पर बैठ गई। खजाने के बारे में कुछ सोचा? सोच रहा हूँ, मैं एक बार वह चर्च और खानागाह देखना चाहता हूँ। आप जब चाहें वहाँ चल सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि किसी भी तरह हमें वह खजाना तलाश कर दीजिए, हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा सामी, लेकिन अगर खजाना ना मिला तो तुम क्या करोगी? सामी ने गंभीर स्वर में कहा, फिर शायद हमें कोई बैंक लूटना पड़े। आप जानते हैं, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। इस समय हम जंग लड़ रहे हैं, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मैं तुम्हारे मकसद का सम्मान करता हूँ सामी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं खजाना तलाश करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स कर्नल। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप उसका मज़ा लेते रहें। चलिए मिलते हैं फिर इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद पिता।